Hello everyone, my name is Kiran Chaudhary and I welcome you all at Infinity Learn by Sri Chaitanya NEET channel. आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे इस एक लेक्चर के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और रिवाइज करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स जिस पर एनटीए अक्सर सवाल पूछती है और आपके इस नीट 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लेट्स डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले आपको समझना है जो सबसे पहली लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, और जो है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल का मतलब क्या है, यानी सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म। सभी मतलब अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली क्लासिफाई करें या कैटेगराइज करें, जितने भी हैं जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर एग्जांपल यू एज ए ह्यूमन, हनी बी। मोस्टली जो भी ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास देखते हो वो मल्टी सेलुलर है। सो यू टॉक अबाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल विल बी मेड अप ऑफ सेल। यूनिसेलुलर बना होता है एक सेल का और मल्टी सेलुलर बने होते हैं कई सारे सेल से मिलके। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cell. So cell is the structural unit, cell is the functional unit, cell is the fundamental unit. आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वो सारे के सारे अल्टीमेटली जाके एग्जीक्यूट कहाँ होते हैं, सेल लेवल पे होते हैं। एंड दैट्स व्हाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक और बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही सरल सा मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म राइट एक अपने अंदर वो एक सेल से कम कंपोनेंट से मिलके बना होगा तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि वायरस। अब वायरस के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीजें नहीं होती। अब अगर वायरस को डिफाइन करने जाएं तो वायरस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट है, यानी कि वायरस इज लेस देन अ सेल एंड दैट इज व्हाई वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। दे कैन नॉट शो living characters, they cannot exist as a living organism without a host body, and that is why we say anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. तो ये कुछ बहुत important lines, words और terms हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दे रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक को आप कैसे जानते हैं? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, और उन्होंने कहाँ पे डिस्कवर किया सेल को? कॉर्क की स्लाइसेस के अंदर। रिमेंबर, ही इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल एवर, बट द सेल ही डिस्कवर्ड वाज अ डेड सेल बिकॉज ही डिस्कवर्ड इट इन द कॉर्क स्लाइसेस, एंड यू नो कॉर्क इज अ डेड object or a dead portion of a plant. Next, Anton von Leeuwenhoek is regarded as the scientist who discovered the first ever living cell. First ever living cell. So he saw and described a live cell for the first time. Robert Brown is known for the discovery of nucleus. ये तीन important scientist है जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल थियोरी के बारे में। तो सेल थियोरी को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन आया स्लाइडन, शुऑन एंड ऑल्सो रुडोल्फ वर्को। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक फाइनल शेप दिया सेल थियोरी को। सो आज के टाइम में जो आप फाइनली सेल थियोरी को पढ़ते हैं वो क्या है, ये जो समझते हैं वो क्या है? टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल थियोरी के अंदर जो फाइनल सेल थियोरी आज की है। First of all living organisms are made up of, all living organism means be it plant, animal, anyone. All living organism मतलब anyone means अब बैक्टीरिया कह सकते हैं, राइट, मोनेरन्स कह सकते हैं, प्रोटिस्टेंट्स कह सकते हैं, फंजाई कह सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। All living organisms are made up of cells and products of cell. ठीक है, अब ये जो होगा पहला जो थियोरी का पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कंट्रीब्यूशन है स्लीडन और शॉन का।
तो स्लाइडन और शॉन ने ये पहला कंट्रीब्यूशन दिया। और जो सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो आया है रुडोल्फ वर्को का। सो रुडोल्फ वर्को एक्सप्लेन दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो रुडोल्फ वर्को एंड स्लाइडन एंड शॉन ने मिलकर सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। रिमेंबर, स्लाइडन और शॉन ये नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स अराइजेस। सो इट वाज रुडोल्फ वर्को हु एक्चुअली एक्सप्लेन दैट सेल्स अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल विद द हेल्प ऑफ सेल डिविजन और वाया सेल डिविजन। बट रिमेंबर, ये रॉबर्ट ब्राउन है जिसने डिस्कवर किया मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस, और ये रॉबर्ट हुक है जिसने डिस्कवर किए सेल को, राइट, एक फर्स्ट एवर सेल को। और ये रुडोल्फ वर्को है जिसने ये बताया कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सारे नेम्स आपको एक जैसे सुनने में लग सकते हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओवरव्यू। अब आपका जो एनसीईआरटी में ये पॉइंट दे रखा है ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड माइकोप्लाज्मा इन फैक्ट इज द स्मॉलेस्ट सेल एवर। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल you will consider who it is mycoplasma। और इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? देखो इसकी साइज कितनी स्मॉल है, 0.3, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। और ये माइकोप्लाज्मा मेरे प्यारे बच्चे, इनके ऊपर सेल वॉल भी नहीं होती, दे आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया, नेक्स्ट, बैक्टीरिया इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, और इनका साइज रेंज करता है फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आइसोलेटेड, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। सो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ह्यूमन आरबीसी की अगर बात करें तो उसका डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक फैक्ट है कि शेप और ऑफ सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। नर्व सेल्स आपकी लंबी क्यों होती है? व्हाई द नर्व सेल्स आर इलोंगेटेड? क्योंकि उनका फंक्शन क्या है? कंडक्शन करना, इम्पल्सेस को कंडक्ट करना, एक वायर की तरह बिहेव करना। दैट इज व्हाई द शेप ऑफ द नर्व सेल्स इज इलोंगेटेड, राइट? Hence we can say that the shape of the cell vary with the accordingly to the function they need to perform। ये कुछ important facts हैं about the cell। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स क्या हैं प्रोकैरियोटिक सेल के? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and PPLO. What is PPLO? Pleuropneumonia like organisms. So these are some examples of prokaryotic cell. याद रखिएगा इनका साइज स्मॉलर होता है, so in comparison to a eukaryotic cell, prokaryotic cells are smaller. Very important, they multiply more rapidly in comparison to a यूकैरियोटिक सेल। तो एक यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल रैपिडली डिवाइड करती हैं क्योंकि उनका डिवीजन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, एंड दे वैरी ग्रेटली, प्रोकैरियोटिक सेल वैरी ग्रेटली इन देयर शेप एंड साइज। सो इस तरीके के आपके नजर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। अब ये भी डायग्राम जो है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इवन दिस डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी माय लवली किड्स। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज लाई करता है 10 से 20 माइक्रोमीटर ऑर्डर के बीच में। PPLO आर अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज दे रखा है यहाँ पे 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। इन साइज पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, विथ रिस्पेक्ट टू शेप आप इन्हें 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। इनके अंदर भी सेवरल एग्जाम्पल्स आएंगे बैक्टीरिया के। सो दिस डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि वो दिखने में कैसे हैं। सबसे पहला कैटेगरी है कोकस। तो कोकस में क्या होगा? आपके स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होंगे,
ठीक है। बैसिलस में कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? रॉड शेप होंगे, है ना। फिर विब्रियम में कैसे होंगे? कॉमा शेप होंगे। स्पाइरलम में कैसे होंगे? स्पाइरल की तरह होंगे। So depending on the shape a bacteria possess, they can be categorized into these 4 categories. अब इन categories में भी different examples होते हैं बैक्टीरिया के। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज पोजेस्ड बाय अ प्रोकैरियोटिक सेल। एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, दे हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये मैंने आपको बताया। और पता है मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेनी अ टाइम्स एनटीए हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइकोप्लाज्मा इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंडली माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। बट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, most majority of the prokaryotic cells will have cell wall present on their बॉडी। तो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, तो साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो होते ही होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ऑल्दो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की जगह होते हैं न्यूक्लियोइड, राइट, या जीनोफोर, जिसके अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बट वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस विल नॉट बी फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली नेकेड होता है। नेकेड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इट विल नॉट बी कवर्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स से वो कवर नहीं होता है, वो नेकेड रहता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल इज डीएस, डबल स्टैंडर्ड, इट इज सर्क्यूलर and it will be condensely packed with the help of non-histone proteins, non-histones proteins। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो मेरे प्यारे बच्चों जो non-histone protein, I repeat myself my lovely kids, in a prokaryotic cell, non-histone proteins also known as polyamines will help in condensely packing the DNA inside a prokaryotic cell. But in a eukaryotic cell, basic proteins, histone proteins will help in packaging the DNA। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, एंड इट इज कंडेंसली पैक्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट, अब जिस तरीके के सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलते हैं एक यूकैरियोटिक सेल में, वैसे आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखने को मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे आर नॉट फाउंड, राइट। बट ऑल्दो एक और चीज है मेरे प्यारे बच्चों, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जरूर देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो यस, very important, they have something unique in form of inclusion body। so inclusion bodies भी पाई जाती हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये इनका यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। ये राइबोसोम है। और कैसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल्स will have 70s types of ribosomes। प्रोकैरियोटिक सेल will have 70s types of ribosomes। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो ये रहा आपका न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर वाला रीजन, जिसके अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसके अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कंडेंसली पैक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके साथ साथ में कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड
सर्कुलर डीएनए का फ्रैगमेंट भी पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड कॉन्फर्स सम स्पेसिफिक सम यूनिक प्रॉपर्टी टू दीज बैक्टीरियल सेल्स इन विच दे आर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस प्लाज्मिड डीएनए कैन मेक, माय डियर स्टूडेंट्स, दीज बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, और ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं. राइट, सो प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा chromosomal double-stranded circular fragment of DNA which confers unique properties to the DNA like resistance towards antibiotics. तो ये दो important region हैं, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, जो आपको याद रखने हैं इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल एनवेलप के बारे में. तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर की जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल विल बी कॉल्ड एज सेल एनवेलप. नाउ द सेल एनवेलप इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बीच में सेल वॉल, और सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू सराउंड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. सो आई वांट एवरीवन टू लुक अप. दिस इज अ बैक्टीरिया, है ना, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे कि बैक्टीरिया. तो इसमें आप देखिए सबसे आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, देन जस्ट इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स पोजिशन इंपॉर्टेंट है इज द सेल वॉल, देन जस्ट इनर टू द सेल वॉल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, सेल एनवेलप. ऑल द 3 आर टुगेदरली कॉल्ड एज सेल एनवेलप. अब याद रखिएगा हर एक लेयर का अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है, बट टुगेदरली दे विल वर्क एज अ protective unit and that will protect the bacteria. आइए एक एक लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहली लेयर और सबसे बाहर की लेयर है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स. दिस इज योर ग्लाइकोकैलिक्स. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर. उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, इट विल प्रोटेक्ट द सेल एंड हेल्प इन अडहेशन, यानी अटैचमेंट में हेल्प करेगी. बैक्टीरियल सेल होस्ट के टिश्यू या सबस्ट्रेटम पे अटैच होने के लिए इस ग्लाइकोकैलिक्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट, बायोकेमिकल नेचर कैसा है ग्लाइकोकैलिक्स का? सो ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड विच समटाइम्स कैन आल्सो कंटेन्स प्रोटीन एज वेल. अब एक और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकता है. तो कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीट की तरह प्रेजेंट होता है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ अदर बैक्टीरिया के अंदर दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ थिक एंड टफ लेयर जिसको आप कैप्सूल भी कहते हैं. सो इनके अलग अलग फंक्शन है. अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट यानी कि स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, देन इट विल prevent the loss of water and nutrients from the bacterial cell, and when the glycocalyx is present in form of capsule, it will allow the bacteria to hide from the host immune system and protect it. Right? तो इस तरीके से अगर लूज शीट में है तो प्रिवेंट करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट के लॉस को, और कैप्सूल के फॉर्म में है तो होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हुए मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, जो कि सेल एनवेलप का इन अ प्रोकैरियोटिक सेल सबसे बाहर की लेयर है. नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल वॉल के बारे में. अब ये जो सेल वॉल होती है एक बैक्टीरियल सेल की, वो उस सेल को शेप देने का काम करती है. इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग. तो बैक्टीरिया बहुत सारे वाटर का इनटेक करके बर्स्ट ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर? सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर. याद रखिएगा बायोकेमिकल नेचर अगर आपसे कोई पूछे तो जनरली एक बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल. नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका एनसीईआरटी में दे रखा है. और ये पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप and how a particular bacteria is behaving towards
gram stain, the bacteriums can be divided into two categories, gram positive and gram negative. So basis क्या है division की? On the basis of differences in their cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Hans Christian Gram, bacteria can further be divided into two categories, and these two categories are gram positive and gram negative. Gram positive can take up the gram stain and gram negative bacteria won't take up the or won't hold the gram stain. तो आइए देखते हैं इनके सेल एनवेलप स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इस इमेज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाहर से देखो, ग्राम पॉजिटिव का जो पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि उसका सेल वॉल जिसका बना होता है वो कितना थिक है। वहीं अगर आप यहां देखें, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिन है और इसके साथ साथ में बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक स्पेशल आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, तभी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जनरली पैथोजेंस या जनरली इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, राइट। तो ये दो डायग्राम से इट विल बी क्लियर द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एनवेलप ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अभी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली सेलेक्टिवली परमिएबल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी यूकैरियोटिक सेल में होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चरली फंक्शनली ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, उसी तरीके से आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होगी। इट विल बी मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है, जिसको आप मेसोसोम्स भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड करके इनवैजिनेशंस बनाती है, जिनको आप मेसोसोम्स कहते हैं। तो ये देखो, ये रहे मेसोसोम्स। तो अगर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इस तरीके से फोल्ड होके क्या बनाएगी? मेसोसोम्स बनाएगी। नाउ इन मेसोसोम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिन पे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, तो याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेसोसोम्स क्या है? इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, ये जो इन्वेजिनेशंस है दे कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल या लैमेले, वो किसी भी टाइप का शेप ले सकती है। फंक्शन की बात करते हैं तो ये मेसोसोम्स विल हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स में भी हेल्प करेगी, और इसके साथ साथ में दे विल ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सीक्रीशन प्रोसेस। कैसे? बिकॉज द मेसोसोम्स आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया as well as this is going to increase the enzymatic content and help in respiration as well as secretion. इसके साथ साथ में कुछ special bacteria which are photosynthetic in nature, my dear students, like cyanobacteria में ये membranous extensions के अंदर photosynthetic pigments present होते हैं, और उस टाइप के infoldings को आप क्या कहेंगे? chromatophore. So chromatophore is a special name of those infoldings that are having photosynthetic pigments present in them. They are found in cyanobacteria. एक और चीज है मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया आपका मोटाइल है तो बैक्टीरिया विल बी मोटाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। So motility in the bacteria comes because of the presence of the flagella. अब flagella क्या है मेरे प्यारे बच्चों? flagella अपने आप में एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है, बट किसका है? सेल वॉल का। यही सेम फ्लैजेला वर्ड आप आगे भी सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी आप फ्लैजेला को देखेंगे, बट वहां पे फ्लैजेला का स्ट्रक्चर अलग होगा और वो जिसका एक्सटेंशन है वो भी अलग होगा। तो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का है, यूकैरियोटिक सेल में
flagella is an extension of cell membrane. Now this flagella consists of 3 parts, filament, hook and basal body. ध्यान से दीजिएगा, ये है आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन आपके फ्लैजिला का, जिसको आप फिलामेंट कहते हैं। ये रहा हुक और ये रहा बेसल बॉडी, और यही बेसल बॉडी आपके किस पे अटैच होती है, आपके सेल के सरफेस के ऊपर, बेसल बॉडी, राइट। सो दिस इज हाउ अ फ्लैजिला लुक लाइक दैट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द बैक्टीरियल सेल, राइट। और इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे पाई जाती है। एक को आप फिम्ब्रे कहेंगे और दूसरे को आप पिलाई कहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सेल के सरफेस के ऊपर, ये फिम्ब्रे है। फिम्ब्रे और पिलाई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, तो फिर किस काम आते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। फिम्ब्रे कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, ब्रिसल लाइक होते हैं, और फंक्शन में दे हेल्प इन attachment of the bacteria either to a substratum or to a host cell. तो फिम्ब्रे का काम क्या है? स्मॉल है, ब्रिसल लाइक है और अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। वहीं आपका जो पिलाई है वो ये रहा। This is your pili. So pili is elongated tubular structure. It is made up of piline protein and it will help in transfer of the genetic material from one bacteria to another. तो ये pili reproduction में help करेगा और आपका फिम्ब्रे attachment में help करेगा। I hope this much is clear to everyone. नेक्स्ट, सो जैसे कि मैंने आपको कहा, राइबोसोम स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एक प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स, और इसके साथ साथ में वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। यानी राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में भी देख सकते हो और एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई देते हैं इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। साइज के बारे में बात करते हैं, 15 × 20 नैनोमीटर साइज है राइबोसोम्स का इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से टाइप के है? 70s टाइप के है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके जो 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट इज 50s एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 30s। देयर साइट फंक्शन क्या है? फंक्शन बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपके प्रोटीन बनते समय आपके राइबोसोम्स प्रोवाइड द साइट, द प्लेटफॉर्म वेयर mRNA can come, tRNA can come and do the protein formation. So they are actually, ribosomes are actually site for protein synthesis. These ribosomes will help in translating the mRNA into protein. Pretty simple. एक और स्ट्रक्चर है और इस पे कई बार सवाल बनता है, पॉलीराइबोसोम। मेनी अ टाइम एनटीए हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस। So what are polyribosomes? Polyribosomes, several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain of polyribosome. तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका वो सिंगल mRNA और इस सिंगल mRNA पे कई सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच होके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीजोम कहते हैं और इस पे कई बार एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। सो इंक्लूजन बॉडी क्या है? एक यूनिक कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल का। बट इंक्लूजन बॉडी वाकई में क्या है? दे एक्चुअली स्टोर रिजर्व मटेरियल। सो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में एक प्रोकैरियोटिक सेल अपने रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और एक बात याद रखिएगा, इन इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड and they lie freely in the cytoplasm. They are not membrane bound, lying freely into the cytoplasm and they will store the reserve material. Examples की बात करें, phosphate granules, cyanophycin granules, glycogen granules, gas vacuoles found in blue, green and purple and green फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके? इंक्लूजन बॉडीज के, विच आर लाइंग फ्रीली इनटू द साइटोप्लाज्म, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड my dear students, and they are storing the reserve material. They are unique feature to a prokaryotic cell. Who? Inclusion bodies. So guys, this is basically the most important points we discussed about प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक बना है और बनने का हाई प्रोबेबिलिटी है इन योर नीट 2023। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम,
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइट, माइक्रोबॉडीज, इस तरीके से बचे हुए टॉपिक्स अब हम लोग कवर करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और वो है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू फोकस ऑन दिस ब्यूटिफुल पोर्शन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा सेल मेम्ब्रेन नहीं है, एक सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा है, बट इस छोटे से हिस्से के अंदर मेरे प्यारे बच्चों वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा, आपको लिपिड्स देखने को मिलेंगे। दीज आर द लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये जो आपको बॉल्स दिख रही है ना, इसके साथ साथ में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर योर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि एक यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, इन्हें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेजर लिपिड्स कैसे हैं, फॉस्फोलिपिड हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बाई लेयर बना के रखते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, और ये सेकेंड लेयर है। सो लिपिड्स, phospholipid molecules in a plasma membrane are arranged in a bilayer। और अगर आप कोई एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में क्या है, एक हेड पोर्शन होता है और एक टेल। सो दिस इज हाउ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। अब ये जो हेड पोर्शन होता है ये कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। तो बीइंग पोलर इन नेचर, हेड पोर्शन हाइड्रोफिलिक है। और टेल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। क्योंकि आपका टेल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का नॉन पोलर है तो वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होता है। इसी वजह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इन अ बाइलेयर कुछ ऐसा है कि दोनों टेल्स सामने सामने होते हैं और दोनों हेड्स अवे होते हैं, राइट। सो हेड्स आर polar in nature, hence they are exposed to the aqueous environment, and tails are non-polar and hydrophobic in nature, hence they are protected from the aqueous environment। तो अरेंजमेंट आपको ऐसा देखने को मिलता है, टेल के सामने टेल होता है और हेड बाहर एक्वस पोर्शन में एक्सपोज्ड होते हैं, राइट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स से एसोसिएटेड होते हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये क्या है, यहाँ पे लिपिड है और एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो इसको आप क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल। और ये आपका प्रोटीन है और इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस इज योर ग्लाइकोलिपिड, दिस इज योर ग्लाइकोप्रोटीन पोर्शन विच इज प्रेजेंट, और कार्बोहाइड्रेट पोर्शंस विच इज प्रेजेंट ऑन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और वो ये है कि बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो लिपिड्स और प्रोटीन का पोर्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, ह्यूमन आरबीसी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन है। तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर 52% प्रोटीन है और 40% आपका लिपिड है। तो ये पोर्शन वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेल, बट एक आरबीसी की, एक एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अदर देन लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, आपको कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एक फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम किसका है, आपका कोलेस्ट्रॉल का। तो ये फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने को मिलती है वो दो टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी आप कितनी आसानी से उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स को आप इंटीग्रल कहते हैं और रिमेनिंग को आप
मेरे प्यारे बच्चों पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। अब इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि या तो पार्शियली या कंप्लीटली बरिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इस वजह से उनको निकालना मुश्किल होता है। और ये जो पेरिफेरली अरेंज प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जस्ट लाई करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे लाई करते हैं, इस वजह से उनको रिमूव करना ईजी हो जाता है। तो ये दो तरीके के प्रोटीन हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने का, दैट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1962। कई सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए, पर वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, क्वासी फ्लूइड है या सेमी फ्लूइड इन नेचर है। क्वासी मीन्स सेमी। सो दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन enables the lateral movement of protein within the bilayer. The ability of the lipids as well as of some proteins to move within the membrane is measured as fluidity. तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से के अक्रॉस से सब्सटेंसेस कैन मूव इन, सब्सटेंसेस कैन मूव आउट। सो ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन करने के लिए, जिससे सेल का अंदर का और बाहर का हिस्सा इंटरैक्ट कर सकता है। तो ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, दैट इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बाइलेयर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन, मेजॉरिटी की अगर बात करें तो लिपिड्स मूव करते हैं, तो लिपिड्स मूव करते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी लेटरली मूव करते हैं, और इसी एबिलिटी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसा हो सकता है, बल्क ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सब तो पढ़े ही हैं। इसके साथ साथ में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्क ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है, जिसमें एंडोसाइटोसिस हो सकता है, यानी कोई सब्सटेंस आपके सेल के अंदर मूव करेगा बाय फॉर्मिंग इनवैजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट मीन्स फॉर्मिंग अ वेसिकल। और एक्सोसाइटोसिस भी हो सकता है, कोई भी सिक्रीटरी मटीरियल जो आपको सेल से बाहर निकालना हो, या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए भी। एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरीके का हो सकता है, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस दैट इज एंटरिंग इनसाइड द सेल। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कहाँ देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल वॉल इज फाउंड इन फंजाई एंड प्लांट्स। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन को आप लिविंग मानते हैं, बट सेल वॉल को आप लिविंग नहीं मानते। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल जब भी प्रेजेंट होगा, मान लो फंजाई में और प्लांट में है, तो जहां भी प्रेजेंट होगा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखता है। तो ये एक खूबसूरत सा आपके सामने प्लांट सेल है और उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की कवर, और सेल मेम्ब्रेन को कौन कवर कर रहा है, सेल वॉल कवर कर रखा है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं फंक्शंस की। तो किस टाइप के फंक्शन है जो सेल वॉल प्ले कर सकता है, सेल वॉल शेप देगा, राइट। ऑब्वियसली आपने प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर जो सेल वॉल होता है उसको शेप देने का काम करता है, तो यहाँ भी वो शेप देगा। प्रोटेक्ट करेगा सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन। इसके साथ साथ में इट विल हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स एज वेल। तो आइए इन फंक्शंस को थोड़ा और देख लेते हैं, राइट। और पहले मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और समझते हैं, कॉम्पोजिशन। सेल वॉल किस चीज का बना होता है, डिफरेंट ऑर्गेन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गी। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी उसमें इंक्लूडेड है। दूसरे जो प्लांट्स है एल्गी को छोड़ के, जो हायर प्लांट्स है मेरे प्यारे बच्चों, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है और वो बना होता है काइटिन का। काइटिन क्या है, बायोकेमिकल नेचर। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो ये कुछ फैक्ट की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों
थोड़ा और डिटेल में सेल वॉल में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो वॉल बनता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल जो सबसे पहले बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले मतलब कोई भी यंग प्लांट सेल के अंदर आपको सबसे पहले बनने वाली जो सेल वॉल होगी वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, और ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है। अब जैसे जैसे आपका सेल मैच्योर करता जाता है तो उस सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का मटेरियल भी डिपॉजिट होता जाता है। बस ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है। तो अगर आपका ये प्राइमरी सेल वॉल है तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो सेकेंडरी सेल वॉल की तरह काम करेगा। पर सबसे पहला जो सेल वॉल बनता है किसी भी नए या न्यूली फॉर्म्ड सेल में वो प्राइमरी सेल वॉल होता है, और जैसे ही सेल मैच्योर करती है उसके अंदर की तरफ इनसाइड टू द प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के मटेरियल डिपॉजिट होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनर, दैट मीन्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड, एंड जब भी सेकेंडरी सेल वॉल बनता है तो आपके सेल की जो वॉल है वो थिक हो जाती है। नेक्स्ट मिडिल लेमेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों। मिडिल लेमेला क्या है? मिडिल लेमेला अपने आप में एक सीमेंटिक मटेरियल की तरह काम करती है जिससे वो सराउंडिंग या नेबरिंग सेल्स को आपस में एक साथ ग्लू करके या चिपका कर होल्ड कर रखती है। सो मिडिल लेमेला इज अ थिन sticky amorphous layer of cementing material that holds the adjacent cells together. केमिकल नेचर की बात करें तो इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, और जब आपका फ्रूट राइपन होता है तब आपकी मिडिल लेमेला सॉल्युबलाइज कर जाती है, जिस वजह से आप पल्प को महसूस कर सकते हैं, इवन यू कैन easily enjoy it, a ripened fruit, a ripened mango. बट वहीं आपका जब रॉ मैंगो होता है, जब आपकी मिडिल लैमेला सॉल्युबलाइज नहीं करती है तो इट्स वेरी टफ टू ईट इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपका जो सेल वॉल है, आपका जो मिडिल लेमेला है, उसके बीच में चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के, और प्लाज्मोडेस्माटा अपने आप में एक लिविंग कनेक्शन होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फ्लो करता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट कर सकता है, सब्सटेंसेस एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस है, और ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ये जो टनल्स है वो मिडिल लेमेला और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर छेद हो जाता है सेल वॉल और मिडिल लेमेला में, राइट। सो प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला may be transferred by plasmodesmata which connects the cytoplasm of the neighboring cell. Pretty simple. तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो ये जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है अपने आप में बना है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल से मिलकर, जैसे कि नाम सिस्टम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल, ये 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल, ये चारों मिलके, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों मिलके बनाते हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। और यही क्यों प्रेजेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? क्योंकि इन चारों का जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। दैट इज व्हाई ऑल द 4 आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आइए एक एक के बारे में इंडिविजुअली पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में एक नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आप देख सकते हैं एकदम नेटवर्क लाइक ट्यूबुलर नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है, उसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है विद इन द साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब लिटिल नेट ऑफ द। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपके सेंटर का जो आपकी जो सेल का जो स्पेस होता है, राइट। सो इंट्रासेल्युलर स्पेस को, इंट्रासेल्युलर स्पेस मीन्स विद इन अ सेल के स्पेस को आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक को आप ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, एक को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सो जो हिस्सा साइटोप्लाज्म का विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाई करेगा उसे आप ल्यूमिनल स्पेस, और बचे हुए हिस्से को आप एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। प्रीटी सिंपल। अब आगे बात करते हैं, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 टाइप का होता है। एक को आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरे को आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और फंक्शंस की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस, जिसे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर कौन अटैच है? आपका राइबोसोम्स। तो आपका जो RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका क्या काम होगा? दे आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल हाँ, क्योंकि राइबोसोम का खुद का काम क्या है? दे आर साइट ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज व्हाई RER that has ribosome on its surface, they will be found frequently in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. Very important. RER are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus. ये भी important point आपका NCERT में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों SER के बारे में। SER stands for smooth endoplasmic reticulum। अब इस SER को SER यानी स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्चुअली द मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। तो SER में लिपिड का सिंथेसिस होता है, RER में प्रोटीन्स का होता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? SER में। सो एनिमल्स के अंदर जो लिपिड बेस्ड स्टेरॉइडल हार्मोन्स है वो SER की मदद से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेचस और गोल्जी बॉडी। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर गिवन इन NCERT और ये सिस्टर्ने हैं जो कि गोल्जी अपैरेचस में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पहले गोल्जी बॉडी के बारे में। सो गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सिस्टर्ने, और सिस्टर्ने क्या है? फ्लैट डिस्क शेप सैक है, फ्लैट डिस्क शेप सैक है। नेक्स्ट, द डायामीटर ऑफ सिस्टर्ने, जो सिस्टर्ने का जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर हो सकता है। सिस्टर्ने को एक के ऊपर एक पैरेलली स्टैक करके रखा जाता है। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, सिस्टर्ने किस तरीके से अरेंज है? दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ये देखो, ये रहा आपका न्यूक्लियस है ना। तो सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। अब ये जो आपका गोल्जी अपैरेचस होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो फेजेस होते हैं, एक सिस फेज कहते हैं और एक को ट्रांस फेज। तो ये रहा आपका सिस फेज, ये रहा आपका सिस फेज विच इज टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो फेज है जिसको आप ट्रांस फेज कहते हैं। ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव भी कहते हैं, वहीं सिस फेज को फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी सब्सटेंस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा होगा उसे पैक किया जाएगा वेसाइकल्स के फॉर्म में और उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेचस। अब यहां से सिस फेस से, फॉर्मिंग फेस से, कॉन्वेक्स फेस से उस वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट मटेरियल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हें प्रोसेस किया जाएगा, उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा, उन्हें पैक किया जाएगा, एंड इट विल बी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स फ्रॉम द ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस या कॉनकेव भी। अब ये जो वेसाइकल्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें पैकेज प्रोसेस मटेरियल है, अब या तो ये वेसाइकल्स सेल के अंदर यूटिलाइज हो सकते हैं या फिर इनको सेल के बाहर रिलीज किया जा सकता है टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट्स। नेक्स्ट, so as I have already told you, function क्या होगा गोल्जी अपैरेचस का? They are involved in processing, packaging and transport of materials for secretion to be delivered either to the intracellular or secreted towards the outside। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस स्लाइड पे। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्जी अपैरेचस इज अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं आपकी ER से। SER इज मेकिंग द लिपिड, RER इज मेकिंग द प्रोटीन। तो इनको मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? गोल्जी अपैरेचस का है ना, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों लाइसोसोम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम अपने आप में एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। अब इन वेसाइकुलर स्ट्रक्चर को, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकुलर स्ट्रक्चर को बनाने का काम किसका है? दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेचस। सो गोल्जी अपैरेचस के अंदर
लाइसोसोम्स की पैकेजिंग होती है, राइट। दे आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus. दिस इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी. व्हाट इज द फंक्शन, क्या होता है इनके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ bio, micro and macro molecules can be digested due to the hydrolytic enzymes present in them. But remember, ये जो enzymes lysosomes में होते हैं वो acidic pH पे काम करते हैं और ये acidic pH को maintain करने के लिए lysosome के अंदर प्रोटॉन पंप काम करता है. ये रहा आपका प्रोटॉन पंप जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर से साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम के अंदर प्रोटॉन्स को पंप करता है और इस एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है जो कि इन एंजाइम के एक्टिविटी के लिए, लाइसोसोम की एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का और जिसका नाम है वैक्यूल. वैक्यूल्स क्या है, लार्ज वेसिकल्स. वैक्यूल्स आर लार्ज वेसिकल्स. इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, दे कैन कंटेन सैप, water, excretory products and other materials which are not useful for the cell. याद रखिएगा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप प्लांट के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, ये रहा आपका वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट कहते हैं. वैक्यूल ऑक्यूपाइज रफली 90% ऑफ द वॉल्यूम इन अ प्लांट सेल. ट्रांसपोर्ट इनसाइड द वैक्यूल, तो वैक्यूल के अंदर जब आपको सब्सटेंसेस भरने होते हैं, राइट, सो ट्रांसपोर्ट इनसाइड द वैक्यूल टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इनसाइड द वैक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस की बहुत ज्यादा होती है. तो 4 टाइप के, 4 टाइप के वैक्यूल्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में देखने को मिलते हैं. सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों वो है माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Remember, number of mitochondria per cell will depend upon the physiological activity of the cell. अगर उस एक्टिविटी सेल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज़्यादा ATP की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे. Let us talk about the few other important facts. Size and shape vary करता है, right? तो शेप की बात करें तो रैकेट शेप, डिस्कॉइड शेप, सॉसेज शेप, ये डिफरेंट शेप में माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट करता है. सबसे ज़्यादा टिपिकली फाउंड सॉसेज शेप होता है जो कि आपका डायग्राम भी एनसीईआरटी का. एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है और लेंथ उसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर है. नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 कंपार्टमेंट हो जाते हैं, राइट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. सो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका इनर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से 2 कंपार्टमेंट हो जाते हैं, 2 एक्वस कंपार्टमेंट. एक आउटर कंपार्टमेंट है जो कि यहाँ है और एक इनर कंपार्टमेंट है जिसको आप मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है. और ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको क्रिस्टा कहते हैं और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है मेरे प्यारे बच्चों और एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेस से इंक्रीज होती है. सो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स टू फॉर्म क्रिस्टे लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, दे आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. लॉट ऑफ ATP बनाना हो अगर आपके सेल को, तो उसके लिए आपके सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए. दे आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, दे विल प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP. नेक्स्ट, अब ये जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, द मैट्रिक्स विच इज एनक्लोज्ड बाय द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इस मैट्रिक्स में क्या होगा, इनके पास सिंगल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है, द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज एनक्लोज्ड बाय द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इस मैट्रिक्स के पास में होगी सिंगल सर्कुलर DNA, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, साथ साथ में फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम होते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट है,
यूकैरियोटिक सेल में। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे हैं राइबोसोम? 70s टाइप की, क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है ओरिजिन में? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुआ था। Then my dear students, components which are required for protein synthesis are also found in the matrix of the mitochondria. तो mitochondria भी certain type of proteins जो कि mitochondria के function के लिए requirement है वो खुद mitochondria बना लेता है, but majority of the proteins will come from the nucleus, यानी कि nucleus में present DNA, RNA की मदद से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है वो प्लास्टिड है मेरे प्यारे बच्चों। प्लास्टिड आपको मिलता है प्लांट, ऑल प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स के अंदर आपको प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, यानी किस टाइप के पिगमेंट्स आपके प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपके प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइप है, एमाइलो, इलेयो और एल्यूरो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इनके पिगमेंट्स कैसे हैं? कलरलेस हैं, सो दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफरेंट टाइप है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म एंड द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? अमाइलोप्लास्ट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टोर द कार्बोहाइड्रेट, राइट, जैसे कि पोटैटो के अंदर स्टार्च को स्टोर करना। इलेयोप्लास्ट इज गोइंग टू स्टोर द फैट्स एंड ऑयल, और उसके बाद एल्यूरो इज गोइंग टू स्टोर द प्रोटीन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लांट के पार्ट्स जैसे कि रूट, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि पेटल्स को जो डिफरेंट कलर्स है वो देने का काम करता है। बट रिमेंबर, द पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स हैं ये, ठीक है। और ये कलर किन की वजह से आता है? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के पास में होते हैं फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स। क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में, सो इट गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये है आपका क्रोमोप्लास्ट। लास्ट में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में। Chloroplast, majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cell। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के पास में मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफिल और भी दूसरे टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट का मेनली काम फोटोसिंथेसिस में होता है, लाइट ट्रैप करने के लिए होता है। और मेनली जो आपके हायर प्लांट्स है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको उनके लीव्स के मीजोफिल वाले हिस्से में, मीजोफिल वाले सेल्स में दिखेगा। नंबर वेरी कर सकता है, क्लेमाइडोमोनाज में एक ही होता है, और एक मीजोफिल सेल के अंदर, पर सेल के अंदर, मीजोफिल लीफ का ग्राउंड टिश्यू है, तो मीजोफिल सेल के अंदर, लीफ के ग्राउंड टिश्यू के अंदर, मीजोफिल सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सो देयर इज एन आउटर मेम्ब्रेन, देयर इज एन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होगी, इनर मेम्ब्रेन जो है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल या फिर सेलेक्टिव होगी। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो, ये फ्लैटेंड सैक्स हैं, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अपने ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, यही थाइलाकॉइड्स है। थाइलाकॉइड्स अपने आप में स्टैक करके प्रेजेंट होते हैं और इसी स्टैक को ग्राना कहा जाता है। सो थाइलाकॉइड्स आर दीज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सो थाइलाकॉइड में क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक थाइलाकॉइड है, तो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, राइट, और ये थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन है, एम्प्टी स्पेस। और इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इन दिस थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन लाइक क्लोरोफिल एक्सेट्रा। अब ये जो हिस्सा है ना, other than the thylakoid and grana which is enclosed by the inner membrane of the chloroplast, इसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। It is the matrix of this particular chloroplast. It is a space limited or enclosed by the inner membrane. Now इसमें क्या पाया जाता है? It contains enzymes which are required for synthesis of कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो आपको ध्यान होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट आर द मेन साइट फॉर
फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले हिस्से में डार्क रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हो, और वहीं मेरे प्यारे बच्चों थाइलाकॉइड्स या फिर ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। सो दैट इज वाई स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन है, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम होंगे। इसके साथ साथ में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी अपने खुद के कुछ प्रोटीन्स बना सकता है, जिसके लिए उसके पास में प्रोटीन के बनाने के एंजाइम्स होंगे। बट याद रखना, इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड DNA molecules and 70s types of ribosomes that will help in protein formation। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। तो आपको पता, अच्छा स्ट्रोमा लैमेले क्या होता है? स्ट्रोमा लैमेले ये इस टाइप का फ्लैटन स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट थाइलाकॉइड्स है ना, थाइलाकॉइड्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्राना को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में ल्यूमन मैंने आपको बता ही दिया है, थाइलाकॉइड के अंदर का एम्प्टी स्पेस है विच इज एनक्लोज्ड बाय द थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। और ग्राना मतलब जब थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, उसी हिस्से को ग्राना कहा जाता है। Next, so function we already know they're chiefly concerned with photosynthesis, light reaction आपकी ग्राना या थाइलाकॉइड में होगी, और डार्क रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्ट्रोमा में होगी। किचन ऑफ द सेल कह रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। They convert the light reaction into chemical energy, यही तो होता है फोटोसिंथेसिस में। They help in the synthesis of ATP by photophosphorylation। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ATP बनता है, और वो बनता है with the help of photophosphorylation, और इसी ATP को यूटिलाइज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल एंड ईजी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। अभी राइबोसोम्स कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? राइबोसोम्स, राइट। सो वी विल कवर बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, लेकिन याद रखना यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के राइबोसोम्स हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, RER के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कौन से? ATS टाइप, और वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 70S टाइप। सो राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पेलेट ने, और दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पेलेट ग्रैन्यूल्स। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम्स आर डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। आइए डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। तो राइबोसोम दो डिफरेंट टाइप हमें देखना। 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म और उसकी मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड मिलेंगे, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। 70s टाइप के राइबोसोम के दो यूनिट है। लार्जर यूनिट को आप 50S कहते हैं, स्मॉलर यूनिट को आप 30S कहते हैं। वहीं 80S टाइप के राइबोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। इसके भी दो हिस्से हैं। 60S इज द लार्जर यूनिट एंड 40S इज द स्मॉलर यूनिट। रिमेंबर इफ यू आर थिंकिंग व्हाट इज S, S स्टैंड्स फॉर सेविटबर्ग यूनिट, या फिर इसे सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है। इट इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन अपने आप में एक इलैबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीन का, है ना, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है जिसे आप साइटोस्केलेटन कहते हैं। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड अ सेल। अब इसके अंदर कौन कौन है जो इसका हिस्सा बनेंगे, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। तो साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों हिस्सा होते हैं साइटोस्केलेटन का, और ऐसा साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल ओनली। तो ध्यान दीजिएगा साइटोस्केलेटन के ये तीन हिस्से हैं, और ये किससे मिलके बनते हैं? तो द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। It has tubulin dimers and 25 nanometer is the size. Microfilaments बने हुए होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन। क्या फंक्शन प्ले करते हैं ये साइटोस्केलेटन आपके यूकैरियोटिक सेल में? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ द सेल, एज वेल एज हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है साइटोस्केलेटन के। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने
फ्लैजिला वर्ड या टर्म प्रोकैरियोटिक सेल के लिए भी पढ़ा था। तो प्रोकैरियोटिक सेल जब भी, बैक्टीरियल सेल जब भी मोटाइल होगा, इट विल बी ड्यू टू फ्लैजिला एंड दैट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। बट राइट नाउ दिस flagella will be in eukaryotic cell and it is going to be an extension of cell membrane. So और ध्यान रखना, सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही मोटिलिटी में हेल्प करते हैं और दोनों का ही इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। So what is cilia or flagella? They are actually the hair-like outer growth of the सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सटेंशन था, आउटग्रोथ था किसका, सेल वॉल का, लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला किसका है, इसके साथ साथ सीलिया भी किसका है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, एक्सटेंशन है। सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सीलिया एक स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला के कंपैरिजन में, ये ओर लाइक वर्क करते हैं, right, and they causes the movement of either the cell or the surrounding fluid को मूव करने में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं किसके कंपैरिजन में, सीलिया में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उससे पहले सीलिया और फ्लैजिला कवर्ड होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इनके कोर को कहा जाता है एक्सिनोम। तो ये रहा आपका एक्सिनोम मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका एक्सिनोम। So एक्सिनोम is actually the core of cilia and flagella. तो cilia and flagella के core एक्सिनोम is made up of microtubules. Several microtubules are running parallelly here. तो आप देखें एक्सिनोम, cilia और flagella का जो अरेंजमेंट है उसमें 9+2 फॉर्मेट में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है। अब इसमें 9 क्या है, ये 9 पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल डबलेट्स हैं, और सेंटर में 2 सिंगल हैं। कैसे, आप देखिए सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि सिंगल हैं और अपने आप में एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं, और इनके ऊपर सेंट्रल शीथ की कवरिंग है। और इन 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेंट्रल शीथ से अरेंज है और आपस में कनेक्टेड भी हैं, दे आर सराउंडेड बाय 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिएगा तो ये 9 क्या है, दीज आर 9 डबलेट्स, दो एक में 2 है, यानी 9 पेयर्स हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो देयर आर 9 doublets in the periphery. Each doublet, my dear students, is connected with the another one with the help of interdoublet bridge, और हर एक डबलेट में से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स इस सेंट्रल शीट से भी अरेंज होती है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, तो इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है 9+2 किसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, सीलिया या फ्लैजिला के अंदर, राइट। आई होप ऑल दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन। तो आप इसे देख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स इन द डायग्राम इटसेल्फ। तो ये देखिएगा बहुत ही प्यारी सी इमेज है, इसके अंदर आप समझ सकते हैं ये रही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज गोइंग टू कवर द सीलिया एंड फ्लैजिला। हर जगह आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर देखने को मिल रही है। ये रहा आपका, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो सेंट्रियोल जैसी दिखने वाले स्ट्रक्चर जिसको आप बेसल बॉडी कहते हैं वहां से इमर्ज होता है। सो सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्जेस फ्रॉम अ बेसल बॉडी दैट हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का कैसा स्ट्रक्चर है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक कार्ट व्हील की तरह नजर आता है, और सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, लेकिन इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+0 होता है जिसमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होती हैं। सो बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्जेस फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, और जिसको आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये रहा आपका बेसल बॉडी जो कि सेंट्रियोल की तरह दिख रहा है, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये आपको कार्ट व्हील की तरह नजर आएगा। एंड दिस इज हाउ योर सीलिया एंड फ्लैजिला गोइंग टू लुक लाइक इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे 9 डबलेट्स हैं और 2 पेरिफेरी में और 2 सेंटर में सिंगलेट्स हैं। तो अब चलो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रियोल सेंट्रोजोम एसोसिएटेड टर्म्स है। सेंट्रोजोम का मतलब होता है 2 सेंट्रियोल जब आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हो।
So two centriole arranged perpendicular to each other forms a structure known as centrosome. Centrosome centriole अपने आप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं. So centriole is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole. अब ये जो centrioles होते हैं एक centrosome में, they are surrounded by an amorphous pericentriolar material जिसे आप मेस्यूल भी कहते हैं. Remember both centriole lie perpendicular to each other in which each has an organization that of the cartwheel. तो ये कार्टव्हील की तरह नजर आते हैं. क्या नजर आते हैं? कार्टव्हील की तरह. इस सेंट्रियोल में प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स कार्टव्हील वाला अपीयरेंस देते हैं. तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के नजर आता है आपका सेंट्रियोल. इसमें अरेंजमेंट क्या है? 9+0. तो 9 क्या है? आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं और 0 मतलब 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स इज देयर इन द सेंटर. वहीं अगर आप इसको देखें सीलिया और फ्लैजिला का, तो बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जो कि सिंगलेट थे, और यहाँ पे सेंट्रियोल के अंदर 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंटर के अंदर, है ना. और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का. Right, so there is 0 microtubules in the center. Rather than microtubules, there is a hub protein present in the center. और periphery में triplet 1, 2 and 3 3 microtubules का पेयर होता है ना. So there are 9 triplets present on the periphery. हर एक ट्रिपलेट अपने आप में दूसरे ट्रिपलेट से attach होता है with the help of CA linker, and every triplet is going to be attached to this central hub protein with the help of radial spoke. तो टोटल कितने रेडियल स्पोक होंगे? 9. इसी तरीके से सीलिया फ्लैजिला में भी 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीटी सिंपल. फंक्शन की बात करते हैं. तो बेसल बॉडी फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का? सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी जहां से इमर्ज होता है आपका सीलिया या फ्लैजिला. इसके साथ साथ में सेंट्रियोल विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स व्हिच गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेचस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक की, इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट कह सकते हैं, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मटेरियल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के, उनको बेसिक डाई से स्टेन किया जा सकता है. दे आर नेम्ड क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. ध्यान दीजिएगा, लार्ज सेल ऑर्गेनेल है ये which controls the activity of the eukaryotic cell. then eukaryotic cell में किसको क्या काम करना है, इसको बताने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है. Some mature cells even lack nucleus. So although ये जब बन रहे थे at the time of formation में न्यूक्लियस था, but at the time of maturity they lack nucleus. कौन? Erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of vascular plant. इनके अंदर नहीं पाया जाता है at the time of maturity, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग. तो न्यूक्लियस के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है. तो न्यूक्लियर एनवेलप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है. तो न्यूक्लियस ऑल्सो हैव 2 मेम्ब्रेन्स जस्ट लाइक इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. उसके साथ साथ में इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है. इसके बीच में एक राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस भी है, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल लाई करता है. एक एक के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों. सो दिस इज द आउटर एंड द इनर. तो ये है आपकी आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो रफ या स्मूथ दोनों ही हो सकती है. रफ तब कहेंगे आप जब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. यूजुअली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनर मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली स्मूथ. ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप को बनाती है. एंड पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. याद रखिएगा एक और स्ट्रक्चर है जिसका आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं. न्यूक्लियर पोर वहां बनता है जहां पे आपकी आउटर और इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फ्यूज कर जाती है. यही न्यूक्लियर पोर एक पैसेज की तरह काम करता है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखता है. तो आरएनए प्रोटीन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर. नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज सराउंडेड बाय द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलॉइडल सब्सटेंस. it fills the nucleus actually, and very important it contains nucleolus and chromatin fiber. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है. हिस्टोन प्रोटीन की मदद से मेरे प्यारे बच्चों डीएनए को कॉम्पैक्टली अरेंज करके रखा जाता है इन फॉर्म ऑफ
chromatin. So chromatin contains DNA and some basic protein, histone and some non-histone protein and RNA. It is highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोलस, ये रहा आपका न्यूक्लियोलस, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है एंड दे आर एक्टिव साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है नीट एग्जाम में। तो ये आपका न्यूक्लियोसिस क्या होता है, इट्स अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, larger and more number of nuclei will be found in a cell which is involved in, my dear students, protein formation. So protein formation करने वाली जो cells होती हैं, राइट, उनके अंदर लार्ज साइज के लार्ज नंबर में आपके न्यूक्लियोलस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस क्या है, दे आर साइट फॉर राइबोसोमल आरआरएनए विच विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स दैट विल help in protein formation. So remember, larger and more numerous nuclei are present in the cells actively carrying out protein synthesis. Simple. अब बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रोमोसोम्स क्या है मेरे बच्चों, और हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म है डीएनए का। तो क्रोमैटिन से ऊपर पैकेजिंग जब की जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो आपके जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम के फॉर्म में आकर अरेंज हो जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ अ क्रोमोसोम लुक लाइक। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड्स वाला हिस्सा है, राइट। अब इसके साथ साथ में हर एक क्रोमोसोम के पास में एसेंशियली एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है जिसको आप कहते हैं सेंट्रोमियर। Centromere is a primary construction. Essentially, it will be present in all the chromosome. अब सेंट्रोमियर के ऊपर दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको काइनेटोकोर्स कहा जाता है, और इन्हीं काइनेटोकोर्स को, ये काइनेटोकोर्स है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, कौन सी, सेंट्रोमियर, जो कि आपको सभी क्रोमोसोम में देखने को मिलेगी। और ये काइनेटोकोर्स है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेंट्रोमियर के साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं काइनेटोकोर्स से ही आपके स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये रहा टीलोमियर्स। टीलोमियर्स आर the ends of the chromosome. They seal the ends of the chromosome and they prevent the shortening of or loss of the chromosomes. Next बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, based on the position of the centromere, chromosome can be classified into 4 types. Metacentric, अब देखो सेंट्रोमियर एकदम बीच में, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक आर्म थोड़ी बड़ी, एक आर्म थोड़ी छोटी। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो एक आर्म बहुत बड़ी और एक आर्म बहुत छोटी हो जाएगी। टीलोसेंट्रिक में दूसरी आर्म रहेगी ही नहीं, सिर्फ एक ही साइड वाली आर्म रहेगी, बिल्कुल टर्मिनल हो जाएगा आपका सेंट्रोमियर। सो डिपेंडिंग ऑन द शेप माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आप एनाफेज के दौरान देखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनाफेज एक स्टेज आती है। सो ड्यूरिंग एनाफेज माय डियर स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है जहां पे आप शेप ऑफ द क्रोमोसोम को आसानी से देख सकते हैं। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आपका वी शेप में नजर आता है, ये रहा आपका मेटासेंट्रिक, है ना। वही आपका सब मेटासेंट्रिक कैसा नजर आएगा, एल शेप में नजर आएगा। वही आपका एक्रोसेंट्रिक कैसा नजर आएगा, जे शेप में। और आपका टीलोसेंट्रिक नजर आएगा आई शेप में। सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम की। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक एडिशनल कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसे आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये सब में नहीं होता है, कुछ में, तो प्राइमरी सब में होता है। सो फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ सेकेंडरी एडिशनल कॉन्स्ट्रक्शन नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, या फिर उसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर NOR भी कहते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। अब क्रोमोसोम का, है ना, क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बियॉन्ड है, ये वाला हिस्सा जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बियॉन्ड है, क्रोमोसोम के उस हिस्से को आप सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम्स को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहा जाता है। ये एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है एट अ कांस्टेंट लोकेशन, इसीलिए मार्कर क्रोमोसोम की तरह भी इन्हें कहते हैं। ह्यूमंस हैव 5 पेयर्स ऑफ सैट क्रोमोसोम्स, ध्यान रखिएगा। लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो होती हैं, देयर आर मेनी माइन्यूट
सेल ऑर्गेनल्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, जिन्हें आप माइक्रोबॉडीज कहते हैं, और इनके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, they contain various enzymes, they are present in both plants and animals. Examples of such microbodies are peroxisome, spherosomes and glyoxysomes. So this finishes, my dear students, your entire chapter cell the unit of life. chapter important है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट बनते हैं। आपका दिन अच्छा रहा तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव जाएंगे, आप भी उसी समय नोटिफाई हो जाएंगे एंड यू वोंट मिस आउट एनी session in the future. Do also consider giving me a thumbs up. Bye bye, take care, and do let me know in the comment section how did you find this lecture. Bye guys, thank you.